जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। यानी जो पर्यावरण प्रदूषित है, जिस पर्यावरण को मानव लगातार ठेस पहुंचा रहा है, लगातार उसकी क्षति कर रहा है, तो उस पर्यावरण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसी चीज़ को देखने वाले हैं और इसके उद्देश्य को देखने वाले हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम आसान तरीके से, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास यही रहता है कि अंत तक बने और ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, लेकिन अंत तक रहिए। यदि समझ में ना आए तब कहिएगा। मैं एक एक चीज़ को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए पहले देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब पर्यावरण, संरक्षण का मतलब बचाव। यानी पर्यावरण के बचाव का क्या उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य, यानी जो पर्यावरण संरक्षण है, यानी पर्यावरण के बचाव का पहले उद्देश्य को समझिए कि क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि उन मानवीय क्रियाकलापों का नियमन एवं प्रबंधन करना है जिनकी वजह से पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। वाह, देखिए इसमें फील करिएगा कि पर्यावरण मानव को कैसे गुहार लगा रहा है कि हे मानव सुधर जाओ, हे मानव सुधर जाओ। देखिए पर्यावरण को एक सजीव की भांति मानिएगा कि पर्यावरण एक सजीव है, एक जीव है जो अपने जीव यापन कर रहा है और हम लोग उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। उस फीलिंग को, उसके दर्द को समझिएगा, तब इसको समझिएगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है, देखिए पर्यावरण संरक्षण के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है उन मानवीय क्रियाकलापों का नियमन करना एवं प्रबंधन करना। नियमन का मतलब नियंत्रण और प्रबंधन का मतलब कंट्रोल। यानी उन मानवीय क्रियाकलापों का नियमन एवं प्रबंधन करना जिसकी वजह से पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। यानी पर्यावरण संरक्षण का पहला उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण कहता है कि उन क्रियाकलापों पर नियंत्रण कर दीजिए जिसके कारण मानव पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है। जैसे कल कारखाने हैं ना, कल कारखाने, चिमनियाँ हैं, इनसे धुआं निकलता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनका जो तरल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो नदियों में प्रवाहित किया जाता है, बहाया जाता है, उसको रोक दीजिए। यानी जो मानव क्रियाकलाप कर रहा है और जिसके कारण, उन क्रियाकलापों के कारण जो पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है ना, उसको क्या करिए, रोक दीजिए। तो पहला उद्देश्य है उन मानवीय क्रियाकलापों का नियमन एवं प्रबंधन करना। यानी उस क्रियाकलापों को रोक दीजिए, कंट्रोल कर दीजिए, उस पर अंकुश लगा दीजिए जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है। यानी मानव जो गलती कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको क्या करिए, रोक दीजिए, कंट्रोल कर दीजिए। अब देखिए अगला है मानव की जीवन शैली को पर्यावरण की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप आचार परक बनाना है। यानी जो मानव की जीवन शैली को पर्यावरण की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। यानी जिस तरह से पर्यावरण बैलेंस होना चाहता है, उस तरह से मानव को अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी पर्यावरण क्या बच सकता है, तब भी जीवन यापन हो सकता है। अर्थात जीवन कष्टमय हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो पर्यावरण भी उल्टा आप पर नुकसान पहुंचाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब कि आप जिस प्रकार पर्यावरण पर प्रभाव डालेंगे, पर्यावरण भी उसी तरह आपके विपरीत प्रभाव डालता है। यानी मानव क्या करता है कि पर्यावरण पर अपना प्रभाव दिखाता है, तो पर्यावरण भी मानव के प्रति प्रभाव दिखाती है। अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये तो उद्देश्य थे, उद्देश्य याद रखिएगा। पहला उद्देश्य कह रहा है ना कि उन चीज़ों को बंद कर दीजिए, मानव के उन क्रियाकलापों को पर रोक लगा दीजिए, मानव के उन क्रियाकलापों पर रोक लगा दीजिए। जैसे विवाह शादी में क्या हो रहा है, साउंड बज रहा है, कहीं फंक्शन हो रहा है तो डीजे बज रहा है, तो ये क्या है, ये मानव की क्रियाकलाप है। और पर्यावरण कह रहा है कि हमको सुरक्षित रहना चाहते हो ना, हमको सुरक्षित लंबे समय तक टिकाना चाहते हो ना, तो इसको रोक दो, इस पर अंकुश लगा दो। और आप जानते हैं कि साउंड बजाना एक कानूनन अपराध हो गया है, जिसको
जिसका पालन न करने से आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि पर्यावरण को एक मानिए ना कि मनुष्य है, और उस मनुष्य को हम लोग कैसे क्षति पहुंचा रहे हैं, और वह पर्यावरण मानव के प्रति कैसे गुहार लगाकर कह रहा है, उसके दर्द को समझिए। देखिए, मानव उन क्रियाकलापों का हो गया ना, तो देखिए उम्मीद है कि आप सब ये समझ गए होंगे कि ये क्या क्या कह रहा है। अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले देखिए कि कितने उपाय हैं। तो टोटल हम लोग 10 उपाय को पढ़ने वाले हैं। 10 उपाय करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण रहेगा। पर्यावरण से पूछा गया कि भाई साहब आप अच्छे रहोगे तो हम लोग क्या करें, तो पर्यावरण ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं इन 10 चीज़ों पर रोक लगा दो, इससे मैं साला ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, यही इतना खतरनाक है कि मुझे ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं, तो साला तुम लोग क्या करोगे, इसको बंद कर दो, इस पर रोक लगा दो, मैं अच्छा रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति परेशान करता है, मान लो कि आपके 10 दोस्त हैं, 5 थोड़े डिस्टर्ब करने वाले हैं, 5 आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो आपसे कहा जाए कि आप फ्री रहना चाहते हो, यानी 5 दोस्तों से फ्री रहना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, आपको यही ना कर सकते हैं कि आप उनसे संगत छुड़ा सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर पर्यावरण कह रहा है कि यदि तुम मस्त मौज में एकदम रहना चाहते हो तो क्या करें हम लोग, तो पर्यावरण ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ। पर्यावरण ने कहा कि ये 10 नियम पर रोक लगा दो, यानी इन 10 चीज़ों से मैं ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, इस पर रोक लगा दो तो मैं सेफ ही रहूँगा। तो देखिए क्या क्या करना चाहिए पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय लगाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारी जो दैनिक जीवन में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वृक्ष को बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में काटा जा रहा है, वृक्ष को बहुत ज़्यादा संख्या में काटा जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, मानव का जीवन अवधि घट रहा है। पहले 100 वर्ष लोग जी जाते थे, अब 60 में 50 में ही चल दे रहे हैं। पहले लोग बूढ़े होते थे 60-70 में जाकर, अब बूढ़े हो जा रहे हैं एकदम बहुत ही अल्प आयु में ही। यानी जब आप पर्यावरण को प्रदूषित करने की कोशिश करेंगे, जब आप पर्यावरण को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो पर्यावरण भी आपको उतने ही बल के साथ आपको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आपने न्यूटन की गति के तृतीय नियम को पढ़ा होगा कि आप जितना बल लगाएंगे वह भी आप पर उतना बल लगाएगा। सेम कंडीशन है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण को जितना अधिक संख्या में प्रदूषित करेंगे, जितना अधिक नुकसान पहुंचाएंगे, उसी तरह पर्यावरण अपने आप को संतुलन करने के लिए आप पर उतना प्रभाव दिखाएगा। उम्मीद है कि यह सब बातें आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। देखिए एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए, एकदम रग रग में, एकदम आपसे कोई रात में उठाकर पूछे ना तो आपके एक रोम रोम को याद हो कि मैंने क्या पढ़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। देखिए पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं, तब आपको एकदम बुक से पढ़ाऊंगा, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम आपका दिल क्या कहते हैं ना, वो गार्डन हो जाएगा। चलिए देखिए, जनमानस में जागरूकता। पर्यावरण कहता है कि जनमानस में जागरूकता लाओ। साला ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। पर्यावरण को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं, कंपनियां इतनी बन रही है, पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। अरे यार इनको कुछ शिक्षा दो, यानी जागरूकता। इसके अंदर इन मानव के अंदर जो मानव अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, लगातार पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, इनको कुछ, इनके मन में जागरूकता फैलाओ, इनके अंदर जागरूकता फैलाओ। बोलो कि पर्यावरण नाम की कुछ चीज़ होती है, पर्यावरण नहीं रहेगा तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। यानी ये कौन कहता है, पर्यावरण उधर से जवाब दे रहा है कि बोलो जनमानस में जागरूकता फैलाओ कि पर्यावरण भी कुछ चीज़ होती है, पर्यावरण नहीं रहेगा ना तो जीवन संभव नहीं है। आगे चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देख रहे हो ना कितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या के देखिए भूमि तो बढ़ नहीं रही है, भूमि उतनी ही है। जैसे आपका एक रूम है, आप एक रूम लिए हैं, आप अकेले हैं, आपका शादी हुआ, 2 लोग हो गए, आपके बच्चे हो गए, 4 लोग हो गए। तो क्या उसी रूम में आप अकेले रह रहे हैं, तो क्या आप 4 लोग को रहने में असुविधा होगी कि नहीं? अवश्य होगी। तो आप क्या करेंगे, एक और रूम तैयार करने की कोशिश करेंगे।
करेंगे ना, अधिक पैसा होगा, फिर और एक रूम तैयार करेंगे। यानी आप क्या करेंगे कि भूमि को ज़्यादा घेरेंगे। पहले छोटे में रह रहे थे, अब ज़्यादा में रहेंगे, तो क्या भूमि की कमी हो रही है कि अधिकता हो रही है? तो भूमि की कमी हो रही है। लेकिन आपकी यानी लोगों की संख्या तो बढ़ रही है ना, लोगों की संख्या बढ़ रही है और भूमि क्या हो रही है? छोटी हो रही है। तो ये भी क्या करता है? पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब देखिए, आप जो घर बनाएंगे तो मान लीजिए जहाँ फसल उग रही है वहाँ पर भी मकान बना लेंगे। वह उपजाऊ भूमि पर भी जो फसल देती थी, जो लोगों के पेटों का भरण करती थी, आप उसको क्या कर दिए? आप उसका हनन कर दिए। हनन कर दिए कि नहीं? हनन कर दिए जी, हनन कर दिए। तो क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण होगा। यानी आप जनसंख्या को कम नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं और प्रकृति से, पर्यावरण से, वातावरण से उपजाऊ भूमि का हनन कर रहे हैं। तो ये भी क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण के उपाय में है कि आप इस पर नियंत्रण कर लीजिए भाई साहब। अब देखिए तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है, जरा इनको बचा कर रखिए, असीमित उपयोग मत करिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे। पहले आपको हेडिंग का मतलब समझा दे रहा हूँ कि आखिर में ये क्या कहना चाहता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण का मतलब बचाव। अब देखिए, प्रौद्योगिकी में सुधार यानी टेक्नोलॉजी में सुधार, यानी टेक्नोलॉजी में भी सुधारा जाए, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ न बनाया जाए जो मानव के साथ साथ वातावरण के साथ साथ पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। यानी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए जो मानव के साथ साथ, मानव के जीवन के स्तर के साथ साथ पर्यावरण के जीवन के स्तर को ठेस पहुंचाता हो, उसको क्षति पहुंचाता हो। अब देखिए अगला, नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण। अब पर्यावरण कह रहा है कि भाई साहब तुम लोग तो इतना खतरनाक हो गए हो, इतना एक्स्ट्रा हो गए हो कि परमाणु बम बना दिए हो। अब साला एक जहाँ परमाणु बम फूटा, परमाणु बम विस्फोट हुआ, पूरा संसार प्रभावित। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया था, तो वहाँ पर भी अभी भी असर है। आप सन देखिए, किस सन का गिरा हुआ है वहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिरा था, लेकिन आज भी लोग क्या अंधे, लूले, लंगड़े यानी शरीर से विकलांग पैदा होते हैं। इतना खतरनाक परमाणु बम का असर है। तो देखिए ये कह रहा है कि नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण किया जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब देखिए, शीत भंडारण के विकल्पों की खोज। शीत भंडारण के विकल्पों की खोज का मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? तो ओजोन परत को सुरक्षा देता है। शायद मैं सही बोल रहा हूँ कि ओजोन परत को सुरक्षा देता है। तो ऐसे ही और नई नई चीज़ों की खोज की जाए जिसके द्वारा ओजोन परत को सेफली रखा जाए। अब देखिए अगला है रासायनिक पदार्थों का न्यूनतम उपयोग। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी हेडिंग का मतलब बता रहा हूँ, इसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे एकदम मस्त मज़ा वाला। मैं कह रहा हूँ ना कि लोग कहते हैं ना कि हाँ दिल गार्डन हो गया, उसी तरह आप भी बोलोगे। अब देखिए, रासायनिक पदार्थों का न्यूनतम उपयोग। भाई साहब खेत में ले जा रहे हो, पूरा छीट रहे हो, इतना खाद छीट रहे हो, कीटनाशक छीट रहे हो, साथ साथ भूमि की उर्वरकता शक्ति को कम कर रहे हो, पराली को जला दे रहे हो, जीवाश्म सारे मार दे रहे हो जो भूमि को उपजाऊ बनाते थे। जैसे जीवाश्म छोटे छोटे कीट क्या होते हैं कि जैसे केचुआ है, तो भाई केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को उलट पलट करता है जिससे मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है। तो आप लोग जो ये नुकसान वाली चीज़ डालोगे तो कीटाणु तो भाई मरेगा। जैसे कि जो खेत में डाल रहे हो, ज़रा एक बार पी कर देखो, तो क्या तुम बच रहे हो? जब आप नहीं बच रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिस जगह पर आप डाल रहे हैं वो मृदा अच्छी होगी? यानी जैविक खादों का उपयोग करिए। अब देखिए, रासायनिक पदार्थों का न्यूनतम उपयोग, बहुत कम उपयोग करिए। अब देखिए वैधानिक उपाय। अब देखिए ये पर्यावरण कहा ना कि साला मानव ऐसे सुधरेगा नहीं, ये साला बार बार प्रभावित करते जा रहा है। हम इतना बोल रहे हैं, ये कुछ असर नहीं पड़ रहा है। क्या करो ना, वहाँ की सरकार से कहा कि तुम चुतिया चीज़ हो, तुम क्या करो ना कि अब नियम लगाओ, जो भी वैधानिक यानी जो भी जीव जंतुओं को, जो भी पर्यावरण को ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण कर रहा है उसके लिए कानून बनाओ।
यानी जो जीव जंतु है ना, इसको बचाने के लिए इसको बचाने के लिए कुछ नियम कानून बनाओ, कुछ उद्यानों का निर्माण करो। जैसे अभ्यारण्य पढ़ते हैं ना, ये अभ्यारण्य वो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ते हैं ना, तो क्या है इसमें जीव जंतु को सेफ्टी रखा जाता है, यानी वातावरण से बचा कर रखा जाता है। क्योंकि सरकार जानती है कि मानव इतना आगे है ना, रहने नहीं देगा, सबको ख़त्म कर देगा। और देखिए वातावरण के हिसाब से चलना अच्छा है, यानी वातावरण के अनुकूल रहिए, यानी वातावरण जैसा है वैसा ढल जाइए, नहीं तो वो खुद ढाल देगा। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर्यावरण क्या चीज़ है। जैसे हमारे जीव के लिए, हमारे शरीर के लिए आत्मा बहुत ज़रूरी है, हमारे जीव के लिए, हमारे शरीर के लिए आत्मा बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण भी ज़रूरी है। किसके लिए? इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस पूरे संसार के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए। यदि पृथ्वी पर पर्यावरण ना रहे, वायुमंडल ना रहे, जलमंडल ना रहे, स्थलमंडल ना रहे, जीवन संभव है नहीं संभव है। तो आप पर्यावरण को बचा कर रखिए। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, देखिए पर्यावरण के बारे में शिक्षा दीजिए, प्रशिक्षण यानी शिक्षण, इसका प्रसार करिए, लोगों के जन जन के अंदर बतलाइए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण पर प्रसार करिए, पर्यावरण को रोकथाम के लिए लोगों के अंदर नव चेतना का विकास करिए कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या करिए, पर्यावरण के लिए शिक्षा दीजिए और शोध एवं अनुसंधान यानी खोज करिए अलग अलग चीज़ों की, जिससे पर्यावरण बचा रहे। तो आप क्या पढ़ें, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब चलते हैं एक एक चीज़ को एकदम आसानी से बताता हूँ बुक से। देखिए एकदम पढ़ लेंगे तो एकदम आपके लिए आसान है। तो चलिए आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन को समझाने वाला हूँ, क्योंकि एक एक लाइन को समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। इतना तो है। देखिए पहला कह रहा है, पहला क्या है, जनमानस में जागरूकता। इसका PDF मैं दे दूंगा लिंक में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला है जनमानस में जागरूकता। प्राचीन काल से भारत के नागरिक पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते आए हैं। जो प्राचीन काल से भारत के नागरिक हैं ना, जो पहले भारत के नागरिक थे ना, वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते आए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि वैदिक काल में रात को पेड़ से पत्ते तोड़ने की मनाही थी। यानी वैदिक काल में ये प्रथा थी कि पेड़ से पत्ते तक भी रात को नहीं तोड़ा जाता है, और आप आज भी करते होंगे। देखिए रात को पेड़ की गाछ नहीं हिलानी चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे कि जैसे मानव विश्राम करता है, मानव सोता है, वैसे ही पेड़ भी क्या करते हैं, शयन करते हैं, यानी वो भी सोते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन काल से ही है कि प्राचीन काल से ही लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे हैं। देखिए पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं, जनमानस में जागरूकता, यानी पहले से ही जागरूकता रही है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और वैदिक काल में तो ये भी नियम था कि रात को पेड़ से पत्ता नहीं टूटना चाहिए। अब देखिए हरे वृक्षों को काटना जीव हत्या माना जाता था। पहले समय में हरे वृक्षों को काटना जीव हत्या, यानी हमको काट दीजिए या एक पेड़ को काट दीजिए, पहले के ज़माने में बराबर था। यानी एक मनुष्य को काट दीजिए या एक पौधे को काट दीजिए, बराबर था। देखिए महत्व को समझिए, पहले का भारत आज का भारत। मैं मान रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन विचारधारा को देखिए, पहले विचारधारा को, पहले आप एक वृक्ष को काट दिए यानी एक जीव को मार दिए, इतना बराबर था। अगला देखिए, वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसे ही चेतना जागृत करना आवश्यक है। यानी जैसे पहले था वैसे आज भी मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकता वैसा, लेकिन आज भी वैसे ही विचारधारा को उत्पन्न करना जरूरी है। तो आप क्या पढ़ें, जनमानस में जागरूकता, यानी जो पहले के लोग थे वह पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक थे। एक वृक्ष काटना यानी जीव की हत्या के बराबर माना जाता था, तो उसी विचारधारा को आज भी फॉलो करना चाहिए। ये पहला था। बताइए मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखिए ये क्या कहता है, सीमित संसाधनों पर असीमित जनसंख्या दबाव के कारण विकासशील तथा पिछड़े देशों में गरीबी, अशिक्षा, असंतोष आदि में वृद्धि होती जा रही है। यानी सीमित संसाधन है, पेट्रोल सीमित है, लेकिन जनसंख्या असीमित है, गाड़ी असीमित बन रही है, गाड़ी का निर्माण असीमित हो रहा है, यानी वाहन असीमित है, लेकिन जो वाहन को चलाता है वो सीमित है। समझिएगा, मजे वाला पॉइंट लीजिए। देखिए
वाहन असीमित है, वाहन का निर्माण असीमित, ये कंपनी वो कंपनी तमाम प्रकार की गाड़ियाँ बन रही है, लेकिन जिनसे उसको चलना है वो सीमित है, ये असीमित है। यानी ये वाहन है ये असीमित है, इसका कोई ओर छोर नहीं, लेकिन जिससे ये चल रहा है, ये वाहन जिससे चल रहा है क्या है, सीमित है। यानी इसको ध्यान में देखिएगा। सीमित संसाधनों पर असीमित जनसंख्या दबाव के कारण विकासशील तथा पिछड़े देशों में गरीबी, अशिक्षा, असंतोष आदि में वृद्धि होती जा रही है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः पर्यावरण को बचाने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। यानी आप पर्यावरण को संरक्षण करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा, जनसंख्या पर अंकुश लगाना पड़ेगा। नहीं तो जहाँ जनसंख्या बढ़ा पर्यावरण का विनाश बिल्कुल है, पर्यावरण का विनाश होगा। मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा भाई। अब देखिए खेत में सब जगह देखेंगे तो हर एक खेत में घर बन रहा है, कहाँ जाएगी जनसंख्या। यानी उपजाऊ भूमि को नष्ट कर रही है कौन, जनसंख्या। मामूली चीज़ है, जनसंख्या बढ़ेगी भूमि कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि कम होगी, यानी उपजाऊ भूमि पर भी लोग विवश हो जाएंगे घर को बनाने के लिए। अब देखिए अगला चीज़ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, संसाधन के पुनः चक्रण और जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना। यानी ये कह रहा है कि संरक्षण करिए प्राकृतिक संसाधन, जैसे वृक्ष है इसको क्या करिए, बचा कर रखिए। जो चीज़ मिल रही है प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण उपयोग करना, यानी जो प्रकृति दे रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, उसी का उपयोग करिए, एक्स्ट्रा दिमाग लाकर उपयोग मत करिए। यानी ऐसी चीज़ों को मत बनाइए जो पर्यावरण के प्रतिकूल हो, ऐसी चीज़ों को बनाइए जो पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण जिस तरह से चला रहा है उस तरह से चलिए, इसी तरह पर्यावरण क्या रहेगा, संरक्षण रहेगा। अब देखिए प्रौद्योगिकी में सुधार का मतलब देखिए, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित पर्यावरण का निर्माण करने के लिए पर्यावरण सुधार संबंधी प्रौद्योगिकी में सुधार करना आवश्यक होता है। यानी आप पर्यावरण में सुधार करना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी में सुधार करना पड़ेगा। देखिए मौसम और जलवायु संबंधी तत्वों की पूर्व सूचना या भविष्यवाणी करके संभावित खतरों से बचने के लिए पुरानी तकनीकी के स्थान पर नवीन तकनीकी का अपनाना चाहिए। जैसे कि भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो पहले से सूचना दे दिया जाए, तो ये तो प्रथा है ही है, ये तो प्रचलन है ही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो लोगों को पहले ही सूचना दे दिया जाए कि यह घटना घटने वाली है, कृपया सतर्क रहिए। तो इससे क्या होगा, ये जो पुरानी व्यवस्था है ना, जैसे पुराने ज़माने में जैसे भूकंप को माना जाता था कि ऐसे आता है वैसे आता है, या बाढ़ आएगा, यानी ये पुरानी छोड़ दीजिए। जो नई टेक्नोलॉजी है इससे मालूम करिए, क्योंकि इससे एग्जैक्ट मालूम चलेगा और इतना टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाए कि एकदम सच्ची और सही घटना बताए, एकदम सच्ची और सही घटना बताए। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी में सुधार यानी टेक्नोलॉजी में सुधार करिए तभी पर्यावरण संरक्षण रहेगा। अगला है नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण। बहुत मज़ेदार चीज़ है, पढ़िएगा। देखिए विश्व के विभिन्न देश परमाणु एवं हाइड्रोजन अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर चुके हैं। मैं कहा ना कि बहुत खतरनाक हो गए हैं भैया। विश्व के विभिन्न देश परमाणु एवं हाइड्रोजन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर चुके हैं, जिससे मानव जनजीवन तथा पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग से सैनिकों को हाँफते, मुंह में झाग बहाते और दम घुटकर मरते हुए देखा गया। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को मुंह से झाग बहाते, हाँफते और दम घुटकर मरते हुए देखा गया। किसके कारण? जो नाभिकीय विस्फोट है ना, बहुत सारा खतरनाक है, एकदम जहरीली चीज़ है। मैं अभी आपको जापान वाला उदाहरण दिया हूँ। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ही रासायनिक हथियारों के प्रयोग से सैनिकों के हाँफते, मुंह में झाग बहाते और दम घुटकर मरते देखा गया था। अतः सन 1925 में रासायनिक एवं जैविक हथियारों का निषेध करने के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा कि पर्यावरण को या नाभिकीय विस्फोटों जैसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को, जिससे पर्यावरण को
क्षति पहुंचती है, इसको रोकने के लिए सन 1925 में रासायनिक एवं जैविक हथियारों का निषेध करने के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे कि आज के बाद से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएंगे, ऐसी परमाणु बम नहीं छोड़ेंगे जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता हो। लेकिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम का विनाश आज तक जापानी को झेलना पड़ रहा हुआ। दर्द को समझिए, मानव को कैसे ख़त्म करना चाह रहा है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम का विनाश आज तक जापानी को झेलना पड़ रहा है। अतः इन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, प्रयोग एवं संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। यानी जो भी चीज़ पर्यावरण को नुकसान कर रही है, आप उस पर अंकुश लगा दीजिए। और यही क्या है पर्यावरण का उद्देश्य। क्या कनेक्शन हो गया ना इस लाइन से कि जो चीज़ प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको क्या करिए, उस पर नियमन कर दीजिए, प्रबंधन लगा दीजिए, यानी कंट्रोल कर दीजिए, अंकुश लगा दीजिए। समझ में आया? अब देखिए अगला है शीत भंडारण के विकल्पों की खोज। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझा रहा हूँ। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा फ्लोरोन जैसे गैसों के विकल्पों की खोज अति आवश्यक है। जो ओजोन परत से जो किरणें आती है, सूर्य से बहुत जहरीली किरणें आती है, जो उसको फिल्टर करता है, जो उसको फिल्टर करने में मदद करता है, उसको देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा फ्लोरोन जैसी गैसों के विकल्पों की खोज अति आवश्यक है। विकल्प के रूप में बायोएक्ट 5C7 HFC 134A गैस को प्रयुक्त करना चाहिए। यानी इन सभी गैसों को प्रयुक्त करना चाहिए जिससे वायुमंडल के अंतर्गत जो ओजोन परत है वह अच्छा से सुरक्षित रह सके। अब देखिए, वैधानिक उपाय क्या है। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए कुछ वैधानिक उपाय भी आवश्यक होते हैं। भारत में जल, वन या वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं। इनका कड़ाई से पालन हो तभी पर्यावरण नियोजन प्रभावी होगा। भारत में अब तक हरे भरे वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी आप क्या करिए, वैधानिक उपाय यानी कानून कर दीजिए, कानूनी जुर्माना कर दीजिए कि आप हरे वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। आप काटेंगे तो आपको इस धारा के अंतर्गत इतने रुपए या इतने दिन का जुर्माना ये लगेगा, आपको इतने पेनल्टी आपको लगेगी। तो लोग क्या करेंगे, थोड़े वश में आएंगे। जैसे कि पराली जलाई जा रही है तो पराली पर आप दंडनीय अपराध कर दीजिए, पराली नहीं जलाना है, क्योंकि अधिक संख्या में जीवाश्म मर जा रहे हैं, अधिक जनसंख्या में जीवाश्म मर जा रहे हैं, जिससे उर्वरकता कम हो जा रही है, जिससे उत्पादन में कमी आ रही है। तो जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है उस पर आप नियंत्रण लगा दीजिए। अब देखिए, अगला है पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण। यानी पर्यावरण के बारे में हर घर में शिक्षा दी जाए, यही कर रहा है। देखिए, पर्यावरण नियोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। पर्यावरण का शिक्षा और प्रशिक्षण जन चेतना जगाने में सहायक होता है। जल प्रबंधन, प्रदूषण निदान, वृक्षारोपण, यातायात नियंत्रण, मलमूत्र उपचार, अपशिष्ट पदार्थों का शोधन, सूचना सहायता जैसे कार्य इसके प्रमुख रूप है। पर्यावरण शिक्षा की चेतना की पहल 1972 में स्कॉट होम में आयोजित संगोष्ठी से आरंभ हुई। यानी ये कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी हर एक मानव जन के अंदर क्या हो, पर्यावरण शिक्षा को प्रचलन किया जाए। पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाए कि पर्यावरण को बर्बाद नहीं करना है, पर्यावरण को नष्ट नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना है। अब देखिए, अगला है शोध एवं अनुसंधान। इसको पढ़िए। पर्यावरण प्रबंधन के उचित संचालन के लिए पर्यावरणीय अनुसंधान आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा आदि तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए निरंतर शोध एवं अनुसंधान पर बल देना भी पर्यावरण प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी पर्यावरण शोध एवं अनुसंधान यानी ऐसे चीज़ों की खोज की जाए। देखिए, जो चीज़ें इस समय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है ना, जैसे कि इंजन वाली गाड़ी है जिससे धुआं निकलता है, तो इसमें कुछ चेंज किया जाए। ऐसे गाड़ी का निर्माण किया जाए जो प्रदूषण रहित हो, जो गाड़ी प्रदूषण नहीं फैलाती हो, जो गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही हो। यानी ऐसे चीज़ों को
बंद करने का प्रयास करिए। देखिए अनुसंधान यानी ऐसी चीज़ों पर आप लगातार भिड़ रहिए जो पर्यावरण को इस समय नुकसान पहुंचा रही है और आप उसको हटाइए, उस पर रोक लगा दीजिए। यानी ऐसे चीज़ों को अनुसंधान करिए जैसे कि ये नुकसान पहुंचा रही है और ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इस पर बल ज़्यादा दीजिए और इसको हटाने का प्रयास करिए। यानी क्योंकि ये यदि नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है, ये चीज़ें नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है, और रिसर्च करिए ऐसे चीज़ को लाइए कि जो ये कम नुकसान पहुंचाए, तो इसको हटा दीजिए और ये कम नुकसान वाले को लाइए। ये कहने का मतलब है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। देखिए हमारे देश में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए लगभग 200 कानून अब तक लागू किए जा चुके हैं। याद रखिएगा, हमारे देश में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए लगभग 200 कानून अब तक लागू किए जा चुके हैं। संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी मुद्दे सम्मिलित किए गए हैं। देखिए पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। अगला देखिए, हमारे देश में जल, भूमि, वायु के प्रदूषण के नियंत्रण एवं निगरानी हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। तो देखिए ये रहा हम लोग का पूरा पर्यावरण संरक्षण के उपाय। उम्मीद है मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुका था, लेकिन बुक से करना आवश्यक था क्योंकि एक लाइन ना छूटे, एक शब्द मिस ना हो, इसलिए मैं एक बार बुक से भी रिवीजन कर दिया। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन मेरा मकसद रहता है कि मैं 100% में 100% देकर जाऊँ। जो बताने के लिए आया हूँ मैं उसको पूरा तरीके से बता कर जाऊँ, यही क्या रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए बताइएगा कि कमेंट में वीडियो कैसा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि एक चीज़ है ना, ये देखिए ये पर्यावरण चीज़ आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण को रोकने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्योंकि इस पर्यावरण में हर एक जीव को रहना है, तो हर एक जीव के पास इस सूचना को जाना चाहिए। तो देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।